नमस्कार। आज की कहानी बजट से है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 1 फरवरी को बजट रिलीज किया गया। आज हम डिटेल से बजट के बारे में समझेंगे कि वास्तविक रूप से बजट क्या है और इस बार बजट का अलोकेशंस कैसे हुआ, किस मंत्रालय को कितना बजट मिला। हम यह समझने की भी कोशिश करेंगे कि जो राजस्व है, रेवेन्यू हो, इस बार कितना आपको इकट्ठा होने वाला है और सरकार कितना खर्च करने वाली है, क्योंकि बजट तो वही होता है ना, फाइनेंशियल ईयर में कितना हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और कितना हम खर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा अंतिम तक बने रहना होगा और अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले बजट की कहानी को यहां से समझते हैं कि बजट जो है यूनियन बजट 2025 हम लोग समझते हैं उसके कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दरअसल बजट जो है ना, शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में बजट के जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई है। यानी हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उसके जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका। इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक तरीके से रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन से संबंधित होता है। अब इस बजट को आप समझिएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर में इस बजट को डिवीजन किया जाता है। बजट एक टूल्स है जिसके थ्रू जो है देश के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। ठीक है, और आने वाले सेब चीजों, अब यहां से समझिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बजट से आपको एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछेगा। जैसे आर्टिकल 112, इस आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई पार्लियामेंट के द्वारा, दोनों हाउस के द्वारा। उसी प्रकार से आर्टिकल 113 में नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड टू एक्सेप्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना कोई ग्रांट। आर्टिकल 14 में हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल की बात करते हैं। जितने भी रेवेन्यू होगा, सरकार जितने भी टैक्स और नॉन टैक्स इकट्ठा करेगी वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा, जो आर्टिकल 266 में मेंशन किया गया है। उसी प्रकार से आर्टिकल 267 में कंटीजेंसी फंड के बारे में चर्चा की गई। तो चलो ये सब बातें तो होती रहेगी, लेकिन मेन मुद्दे पर हम लोग चलते हैं कि मेन मुद्दा ये है कि इस बार बजट में ऐसी खास चीजें क्या है जिसके बारे में हमें समझना की जरूरत है। सबसे पहले एक एक करके इस खास चीज को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग टू विकसित भारत। हमारा विकसित भारत के बारे में हमें समझना होगा, यानी कि डेवलप्ड इंडिया की बात करते हैं तो हमारा विकसित भारत कैसे होगा, इस पर चर्चा किया गया बजट में। विकसित भारत के लिए सबसे पहले एस्पायरेशंस फॉर द विकसित भारत में एक्सेलरेट टू ग्रोथ। विकसित भारत तभी हो सकता है जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। विकसित भारत तभी हो सकता है जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सिक्योर किया जाएगा। विकसित भारत हमारा मिडिल क्लास के इनकम को बढ़ाना होगा, तभी जाकर कंजप्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा और हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करना होगा। तो निर्मला सीतारमण ने एस्पायरेशंस ऑफ विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को यहां पर बताया। तो यह बजट का पहला पॉइंट आपको देखने को मिला। अब एक एक करके इसको समझते हैं। यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि यहां पर 5 कॉन्सेप्ट यहां पर देखने को मिला, यानी कि आप एग्रीकल्चरल ग्रोथ और बिल्डिंग अ रूरल प्रोस्पेरिटी की बात करें तो 5 पॉइंट ट्रीज के अंदर में देखने को मिले। पहला इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ अगर बढ़ानी है तो इसके लिए उन्होंने नेशनल मिशन फॉर हाई यील्डिंग सीड्स की बात कही, यानी कि ये क्या करने वाले हैं कि टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ सीड्स विद द हाई यील्ड, पेस्ट रेसिस्टेंस और क्लाइमेट रेजिलेंस, यानी नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स पर काम कर रहे हैं। सीड्स की क्वालिटी बेहतर कर रहे हैं, फर्टिलाइजर को बढ़ा रहे हैं और जो भी समस्याएं उससे संबंधित है उसका समाधान करने के लिए। तो पहला जो बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए पहला प्लान लेकर आया है नेशनल मिशन फॉर हाई यील्डिंग सीड्स।
दूसरा, केवाईसी के थ्रू क्रेडिट को इन्हांस करने की बात कही गई बजट में, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन देने की बात कही गई है। यानी किसानों को 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन, डेयरी फार्मर, इन सभी लोगों को 5 लाख तक के लोन को इन्हांसमेंट की बात किया। यानी 7.7 करोड़ फार्मर को 5 लाख से अधिक लोन देने की बात कही गई। और चौथा जो तीसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री धान धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी कि कहा गया कि भारत के 100 डिस्ट्रिक्ट में 1.7 करोड़ किसानों को मदद किया जाएगा। किस योजना के थ्रू? एक नई योजना की बात कही गई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। फिर पांचवा बात किया गया, चौथा बात किया गया, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, यानी कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 5 साल का एक मिशन प्लान बनाया गया, जिससे कॉटन फार्मर को की सस्टेनेबिलिटी को बेहतर किया जाएगा, उनकी इनकम को इन्हांस किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बना बिहार के लिए, खास एक बिहार के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया गया है, आपका इस योजना में ऐड किया गया इस बजट में, मखाना बोर्ड इन इंडिया। मखाना बोर्ड इन इंडिया, यानी कि मखाना जो है 80 से 90% दुनिया का जो मखाना का प्रोडक्शन बिहार में होता है, तो बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है, ताकि आपको बता दो कि एपीओ के ऑर्गेनाइजेशन और मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग प्रोडक्शन से संबंधित को इंप्रूव करने के लिए मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे टी बोर्ड ऑफ इंडिया है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है, वैसे मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया बनाने की बात कही गई। ये कृषि से संबंधित चीजों की बात है। उसी प्रकार से आप देखोगे आत्मनिर्भर भारत 3 पल्सेज, यानी कि दाल के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है। 6 साल का एक मिशन प्लान है, खास करके स्पेशल फोकस किया जाएगा तूर, उड़द, मसूर, इन सभी चीजों पर फोकस किया जाएगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, प्रोटीन कंटेंट कैसे इन्हांस किया जाए, इनको पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को कैसे इंप्रूव किया जाए। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत पल्सेज भी लाया गया है, मतलब बजट में ऐड किया गया। फिर बजट में यह भी ऐड किया गया कि रूरल इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप किया जाए। रूरल कमोडिटी में आपका डीबीटी, आप कर सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश आउट, ईएमआई, इन सभी चीजों के माध्यम से। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं एमएसएमई की क्राइटेरिया को भी बदला गया। इस बजट में करंट 1 था इन्वेस्टमेंट, अब 2.5 रिवाइज करके आया है। 1 करोड़ की बात करें, टर्नओवर पहले 5 करोड़ तक था, अब 10 करोड़। स्मॉल इंटरप्राइजेस में 50 करोड़ से 100 करोड़, 10 से 25 किया गया। मीडियम इंटरप्राइजेस में 50 करोड़ हुआ करता था, अब 125 करोड़, उसी प्रकार से 250 से 500। तो एमएसएमई में भी रिवाइज किया गया, चेंज किया गया, जो पहले डेटा था उस डेटा को बदला गया। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कुछ और भी इंडस्ट्री के बारे में, जैसे फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फूड, वियर एंड लेदर सेक्टर में बहुत सारे 22 लाख लोग जो है वहां पर इंप्लॉयमेंट काम कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि कम से कम टर्नओवर 4 लाख करोड़ और एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़, उसको बढ़ाने की बात किया। टॉय सेक्टर की बात किया है ना, टॉय सेक्टर की बात किया जाए, ठीक है, तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार से टॉय सेक्टर से लेकर फूड प्रोसेसिंग, इन सभी चीजों में थोड़ा सा इन्हांसमेंट करने की बात कही गई। अब आप देखो, एक और बजट में जोड़ा गया है फोकस ऑन गरीब, यूथ और अन्नदाता नारी। हमेशा से रहा है बजट में बड़ी बड़ी बातें होती है, जब पूरा करने की बात आती है तो आप समझदार हैं। कहा गया कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषाहार 2.0 लेकर आया गया। आईआईटी की कैपेसिटी को इन्हांसमेंट, एक्सपेंशन करने की बात कही गई है। डे केयर, कैंसर सेंटर बढ़ाने की बात किया गया है सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लेकर के आया गया ताकि इंडियन लैंग्वेज स्कूल और हायर एजुकेशन में इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस और अटल, आप कर सकते हैं कि टिंकरिंग लैब से लेकर इन सभी चीजों को भी किया गया है इसके अंदर में। उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन पीपल और इनोवेशन इन इकोनॉमी को लेकर के, तो पीएम रिसर्च फेलोशिप, आपको पता होगा सरकार ने पीएम रिसर्च फेलोशिप पहले भी था, अभी भी है, कि आईआईटी और आईआईएससी में रिसर्च करने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए
टू प्रोवाइड थाउजेंड्स 10,000 फेलोशिप की बात कही गई, यानी कि पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10,000 बच्चों को फेलोशिप दिया जाएगा ताकि वो आईआईटी और आईआईएससी में वो अपना रिसर्च कर सके। उसी प्रकार से जीन बैंक फॉर क्रॉप्स के लिए जीन बैंक, सेकेंड जीन बैंक विद द 10 लाख जम प्लाज्मा लाइंस की भी शुरुआत किया गया। उसी प्रकार से ज्ञान भारतम मिशन लेकर के आया गया है, डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन फॉर आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, हमारा जो पाली भाषा हुआ या हमारी इस तरीके से प्राकृतिक में जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम लेकर के आया। उसी प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन में 20,000 करोड़ अलोकेट किया गया है। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन इनिशिएटिव में 20,000 करोड़ जो है 20,000 करोड़ जो एलोकेट किया गया है। उसी प्रकार से नेशनल जियो स्पेशल मिशन है ना, ये पीएम गति शक्ति फैसिलिटेशन को मॉडर्नाइजेशन के लिए, लैंड रिकॉर्ड के लिए, एक तरीके से अर्बन प्लानिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, इन सभी चीजों के लिए लेकर के आया है। ठीक है, आगे है इसी तरीके से प्रमोशन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लेकर के आया एमएसएमई में ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। उसे भारत ट्रेड नेट लेकर के आया गया, भारत ट्रेड नेट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन को इंटीग्रेशन करने की बात कही गई है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर और वायर हाउसिंग फैसिलिटी की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। उसी प्रकार से फाइनेंस सेक्टर में रिफॉर्म लाने की बात कही जा रही है, जैसे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, उसी प्रकार से केवाईसी के लिए एफडीआई लिमिट, इंश्योरेंस में भी 74% के बीच में। ठीक है, उसी प्रकार से पर्सनल इनकम में आप देख लो, ये बड़ा चर्चा में रहा, न्यूज में रहा, खास करके इस बार इनकम टैक्स के स्लैब चेंज कर दिया गया। 0 से 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स की बात कही गई और 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स की बात करेगी। यानी यहां पर यह भी बताया गया कि 12 लाख से अंडर तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स भरने के बाद उसको रिबेट मिल जाएंगे। और 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स और 20 लाख से 24 लाख के बीच में 25% टैक्स और 24 लाख से ऊपर जिसका इनकम होगा उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स डिडक्शन की लिमिट की बात करेगा, टैक्स डिडक्शन लिमिट की बात करें सिटीजन सिस्टम के लिए तो डबल फ्रॉम 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में एनुअल से लेकर, तो ये भी बातें हैं। यहां तक कि टीडीएस में एनुअल लिमिट 2.4 लाख फॉर टीडीएस ऑन द रेंट बढ़ाया, इंक्रीज 6 लाख तक ले गया इसको। टैक्स रिफॉर्म, तो ये टैक्स रिफॉर्म किया जा रहा है इसके बारे में, इस चीजों के बारे में। उसी प्रकार से थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल की बात भी कही गई। मेक इन इंडिया के थ्रू जो है एलईडी, एलसीडी, टीवी, लूम्स, टेक्सटाइल, कैपिटल, इन सभी चीजों में एग्जाम्पशन किए गए हैं। थोड़ा सा मोबाइल फोन पर भी एग्जाम्पशन किया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी एग्जाम्पशन की बात कही गई। वो एक्सपोर्ट प्रमोशन में ड्यूटी फ्री इनपुट्स होगा हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर के। अब इसको आप थोड़ा सा यहां पर ये समझने की कोशिश करो कि राजस्व इकट्ठा होगा कैसे। तो आपको बता दूं कि इनकम टैक्स के 22% पैसे इनकम टैक्स से आएंगे और 5% टैक्स जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आएगा, 18% टैक्स आएगा जीएसटी से और 17% टैक्स कॉर्पोरेट से आएगा और कस्टम से 4%, नॉन डेप्ट कैपिटल से 1% और 9% नॉन टैक्स से और 24% टैक्स जो 20% जो पैसे आने वाले हैं बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी से आने वाले हैं। यानी 1 रुपया अगर आएगा तो ये परसेंटेज, यानी सबसे ज्यादा पैसे किससे आएंगे, बोरोइंग और लोन से आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कहां से पैसा आएगा, इनकम टैक्स से आएगा, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स से आएगा, ये जीएसटी से आएगा, उसके बाद कॉर्पोरेट। तो इस तरीके से आपका पैसा सरकार के खजाने में आने वाले। और पैसा खर्चा कहां करेगी सरकार, ये भी देखो, पैसा कहां जाएगा तो ये भी देखना होगा, हमें समझना होगा। तो पैसा कहां पर खर्च करेगी सरकार, तो खर्च करेगी इस तरीके से, देखो यहां देख सकते हैं कि सरकार इंटरेस्ट पेमेंट पे 20% खर्च करने वाली है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर 16%, उसी प्रकार 6% मेजर सब्सिडी, 8% डिफेंस, 22% स्टेट शेयर और ड्यूटी पर, फाइनेंस कमीशन 8% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और 8%। तो इस तरीके से पेंशन पर 4% खर्चा करने, तो पैसा यहां पर खर्चा करेगी इस तरीके से। उसी प्रकार से रिसिप्ट की बात करें, देख सकते हो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, ये देखो आपका 25-26 में 34.2 आने वाला है और कैपिटल अगर रिसिप्ट की बात करें तो उसमें आपका 16.4% कैपिटल रिसिप्ट से आएगा। ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। वहीं पर खर्चा की बात करें तो 15.5% इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और 39 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये लोग हम लोग समझ लेते हैं कि बजट में सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया। तो बजट में 4,91,732 करोड़ जो है डिफेंस पर खर्चा कर रही है, यानी सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है डिफेंस पर। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट पर खर्चा करेगी 2,66,817, होम अफेयर पर खर्चा करेगी 2,33,000, एग्रीकल्चर पर 1,71,000, एजुकेशन पर 1,28,650, हेल्थ पर 98,311, अर्बन डेवलपमेंट पर 96,777, आईटी टेलीकॉम पर 95,298। उसी प्रकार से आप देखोगे 81,000 एनर्जी पर, कॉमर्स इंडस्ट्री पर 65,000 खर्च करने वाली, और सबसे कम पैसा खर्च करने वाली है सोशल वेलफेयर पर 60,052, और सबसे कम पैसा खर्च करने वाली है साइंस डिपार्टमेंट पर, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 55,600। यानी आज भी भारत जो है इनोवेशन पर पैसा कम खर्चा कर रही है। आप समझ लो, इनोवेशन पर कम खर्चा होगा, क्या होगा? लोग बेरोजगार होंगे, नए नए रोजगार उत्पन्न नहीं होगा, तो सरकार सबसे ज्यादा कम साइंटिफिक डिपार्टमेंट पर पैसा कम खर्चा करने वाली है। तो ये सोचने वाली बातें हैं। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट का अलोकेशन, जिसके बारे में हमने आपको बताया। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।